ये जो होता है ना वैसे ये इधर आ गया हाँ भाई जी। टू पीपल आर एडेड। देखते हैं इसके अंदर एम को हमारा को आवाज है कुछ नहीं, एक हमारी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, डू यू लिसन मी? अस्सलाम वालेकुम, है आप एडमिट हुए स्टूडेंट्स? ना तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आ गए, उठ गए हो? जी गुड। अच्छा जी, एक हमारे पास ये वाला फोल्डर है। वो कहाँ है? इसको बंद करना, मैसेज वैलिडेट। हाँ जी, अच्छा जी। 9:15 होने में 2 मिनट्स अभी रहते हैं, देख लेते हैं और कितने स्टूडेंट्स आते हैं। कल वाले में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? मैम कल लास्ट में आया था इसलिए पता नहीं चला था। ओके, तो आपने वो उसमें से मैंने लिंक भी भेजा था, वहां से देखा? तो ये सब मुश्किल नहीं है, कोर्स आपका बहुत इजी और एक कॉमन सेंस का कोर्स है बेसिकली ना। इसमें कोई हाई फाई वो है इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सेंस इन्वॉल्व है बस। ठीक है मैम, आज देख लूंगा। अच्छा जी, अच्छा जी, शुरू करते हैं। 9:15 हो गए हमारे पास। ठीक है मैम। जो बच्चे कल जिन्होंने लास्ट में किया था, आज हम उसको दोबारा थोड़ा सा मैं पीछे से शुरू करती हूँ। हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है मेथड डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। हमने कहा कि हमने जो भी एनालिसिस बीइंग द एनालिटिकल केमिस्ट एनालाइज करने हैं, जो भी स्टडी कैरी ऑन करनी है, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक मेथड प्लान को फॉलो करना है। उस मेथड प्लान के कितने पार्ट्स हैं, उसको कितने फेजेस हैं। तो मेथड डेवलपमेंट के लिए हमें पहले सैंपल कलेक्शन करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद हमने उसका हाइपोथेसिस बेसिकली इज द प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड कि हमने उसमें से क्या चीज एनालाइज करनी है। हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं। हम उसके या कोई अगर वो कोई सर्विसेज है तो हम उसकी एफिकेसी को एनालाइज करना चाहते हैं। तो हमने उसका मेथड गोल को सेट करना है। मेथड गोल को सेट करने के बाद हमने लिटरेचर को रिव्यू करना है कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो अब तक यूज हो चुके हैं उसके लिए। ठीक है जी। और जी इसके अलावा मेथड्स कौन कौन से यूज हो गए, देन हमने ये देखना है कि हमने उनमें से अपनी जो हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, अपने अकॉर्डिंग टू ओवर फैसिलिटी, अकॉर्डिंग टू ओवर एक्सपर्टीज, हमने अपने लिए एक उस अवेलेबल जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, उनमें से अपने लिए एक टेक्निक को चूज करना है। अच्छा, यूज अब करना यहाँ पे दो, कल हमने पढ़ा था कि दो सिचुएशंस हैं कि आपके पास इसके लिए एक मिनट,
हाँ जी, कि आइदर हमारे पास ऑलरेडी डेवलप्ड मेथड मौजूद है या हमें कोई नया मेथड डेवलप करना है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक वेरी बिग जो लार्ज सा है वो हमारा फॉल करता है कि हमें न्यू मेथड्स भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही रेंज में आते हैं, कि हर चीज का हमें एक नया मेथड डेवलप करना है कि हम किस किस तरह से कितने डिफरेंट वे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन एंड अप्रोच में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने कल देखा था कि आइदर द मेथड इज ऑलरेडी डेवलप्ड और आइदर वी आर डेवलपिंग अ न्यू मेथड। अच्छा, अब उसके बाद न्यू मेथड अगर हमने डेवलप किया है तो उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, कि हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके कितने फैक्टर्स, उस कितने वेरिएबल्स उस मेथड पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उसकी उसकी एफिशिएंसी को, उसकी ट्रूनेस को, वो उससे उसकी ट्रूनेस से डायरेक्टली वो डील करते हैं। तो ऑप्टिमाइज करना है मेथड को और उसके बाद फिर हमने उसको फाइनलाइज करना है। तो अब मेथड गोल बेसिकली क्या है, मैंने भी बातें सारी बताई है। तो मेथड, पहले हमने सैंपल को एनालिसिस किया, तो मेथड गोल क्या है कि आप उस मेथड को, व्हाई आर यू कैरिंग ऑन द मेथड, कैरिंग ऑन दैट एनालिसिस, व्हाई आर यू डेवलपिंग द मेथड। जो उसका गोल होगा वो डिफाइन करेगा आपके मेथड को। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सैंपल को लेने के बाद आपके पास एक होल सैंपल है, होल सैंपल को लेने के बाद आपने एस्टैब्लिश करना है कि आइदर आपने उसकी डिग्रेडेशन करानी है, आपको चाहिए क्या उसमें से, आपको उसमें से ऑर्गेनिक अगर आपको चाहिए, आपने ऑर्गेनिक उसका स्टडी करना है तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये डिफरेंट स्टडी होगी। सैंपल तो वही है ऑर्गेनिक जो आपके पास होल है, लेकिन अगर आप उसमें से ये डिफाइन करना चाहते हो कि इसमें कितने परसेंट फ्लाई ऐश मौजूद है या इसमें कितने परसेंट ऐश मौजूद है, तो अब ऐश इज एन इनऑर्गेनिक पार्ट, तो अब आपका गोल डिफरेंट हो गया। सैंपल तो वही है लेकिन गोल चूंकि डिफरेंट है, तो गोल डिफरेंट होने की बेस पर आपका मेथोडोलॉजी भी टोटली चेंज हो जाएगी। अब मेथोडोलॉजी को जब आप स्टडी करोगे, तो अब अगर आपने फ्लाई ऐश को स्टडी करना है, फ्लाई ऐश के केस में आपको पता है कि ये एक रॉ कोल है, रॉ कोल में बहुत ज्यादा कंटामिनेशन मौजूद है सल्फर की, रॉ कोल में बहुत ज्यादा मेटल्स, अदर मेटल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन नॉर्मली हम कहेंगे कि हाई होगी उसमें मेटल्स की, या ऐश क्योंकि ज्यादा होगी, तो डिफरेंट मेटल्स को स्टडी करना इजी होता है। और कल के लेक्चर में हमने कहा था कि अगर हमने मेटल्स को मिलीग्राम पर लीटर की रेंज में स्टडी करना है तो हम उसको के लिए क्या यूज करेंगे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज कर लेंगे। तो अब हमने सब मेथड्स को हमने देखना है कि अब हमने गोल सेट कर लिया, गोल सेट करने के पास अवेलेबल मेथड्स कौन से हैं, और उसके बाद फिर हमने उसके क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन करनी है या क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइदर हमने उसमें से कोई इम्प्योरिटी को निकालना है या उसमें हमने कोई इंटरफेसेस हैं, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि सपोज अगर आपने उसमें किसी, आपके पास एक सैंपल दिया गया है, आपने उसमें अगर मैग्नीशियम को एनालाइज करना है, तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अगर इंटरफेस करेगी, फॉस्फेट को ही आपने एनालाइज करना है, तो कैल्शियम भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट भी होगा, कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा। तो जो मैग्नीशियम फॉस्फेट है आपने अगर उसको एनालाइज करना है, तो कैल्शियम उसके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्पीशीज के तौर पर मौजूद है, तो आपको उस सैंपल के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आपने उसको किस तरह से उसको टैकल करना है। तो उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, व्हाट आर द कंपाउंड प्रॉपर्टीज, वही बात कि आपको कैरेक्टराइजेशन की किस तरह से कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी बेस पर हमने उसको, सपोज वही बात जिस तरह के अभी हमने कह दिया कि हमारे पास कोल सैंपल मौजूद है, तो कोल सैंपल के लिए हमने कौन से वाली टेक्निक को यूज किया, हमने उसके अंदर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को। लेकिन अगर हमने उसमें से ह्यूमिक एसिड या फुल्विक एसिड, दैट इज अ टोटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हमने उसको एनालाइज करना है, तो हम उसके लिए बहुत अच्छी NMR टेक्निक इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमिक एसिड एंड द फुल्विक एसिड, ठीक है। लेकिन वो NMR टेक्निक अगर आपने उसको यूज करना है किसी फ्लाई ऐश के लिए, किसी ऐश के लिए, किसी मेटल के लिए, तो आप NMR टेक्निक इज यूजलेस टेक्निक एट दैट टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करेक्टराइज करना है आपने। तो ये सारे मेथड गोल्स आपके आगे। तो मेथड गोल्स में नंबर 1 क्या हो गया कि सैंपल के बारे में ना हो, उसके बाद मेथड के बारे में आपको पता हो, मेथड को करने के बाद आपको सैंपल के बारे में कि आपने उसमें से जो चीज प्रोडक्ट आपने निकाली है वो प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आपका मेथड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी कि आपने, ये आपको, दिस विल गिव यू अ कंप्लीट हाइपोथेसिस आफ्टर दिस मेथड गोल्स,
you are able to develop a hypothesis. अभी तक जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, any one of you is able to give me a hypothesis? कि आपने, अगर हम कोल सैंपल है, आप में से कोई ऐसा है जो मुझे कोई हाइपोथेसिस की लाइन बना के बता देगा कि हम इसको, आपको ये फाइनलाइज कर दे कि हम आगे किसको लेके चले? कोई नहीं है? अच्छा चले देखें, अभी मैंने जो एग्जांपल दी, सपोज हम इसमें से कह लेते हैं to find out the humic acid content in the given coal sample. Humic acid को आपने डिटरमिन करना है, उसकी परसेंटेज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसके रैंक को, आपके पास एक कोल सैंपल दिया गया है, आपने उसका रैंक डिफाइन करना है, और रैंक डिफाइन करने के बाद आपने देखना है कि उसमें कितने परसेंट ह्यूमिक एसिड मौजूद है। तो दिस इज द हाइपोथेसिस। क्या है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने अभी जो एग्जांपल दी, टू डिटरमिन या टू स्टडी द ह्यूमिक एसिड कंटेंट इन द गिवन कोल सैंपल to give it a specific rank, कि वो जो है वो हाई क्वालिटी का कोल है कि लो ग्रेड क्वालिटी का है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास एक हाइपोथेसिस डेवलप हो गया। अब लिटरेचर रिव्यू, आपने क्या करना है, अब आपके पास पता है कि कोल का सैंपल है, लेकिन अब लिटरेचर रिव्यू लिमिटेड हो गया कि आपने जस्ट ये फाइनलाइज करना है कि मैंने ह्यूमिक एसिड के बारे में लिटरेचर कलेक्ट करना है, कि मैंने वो पेपर्स पढ़ने हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो टेक्निक्स पढ़नी है जिसमें कि ह्यूमिक एसिड को एनालाइज किया गया है, और उसमें एनालाइज किस तरह से किया गया है, क्योंकि मुझे उसकी परसेंटेज कंटेंट, तो मुझे क्वांटिटेटिवली ह्यूमिक एसिड को डिटरमिन करना है कि कितना परसेंट ह्यूमिक एसिड मौजूद है मेरे दिए गए कोल सैंपल में, और उस परसेंटेज की बेस पर मैंने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मुझे कोल सैंपल दिया गया है, ये हाईली रैंक है, इसको हम कौन सा है वो मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में यूज कर सकते हैं, या हम इस ह्यूमिक एसिड को या इस कोल को ओनली फॉर बर्निंग पर्पस यूज कर सकते हैं। बर्निंग पर्पस के लिए भी आइदर उसमें इतना मौजूद है सल्फर कि वो अगर उसको हम बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा अमिट ना हो। तो ये सारी कंडीशंस के लिए मुझे क्वांटिटेटिवली ऐसी टेक्निक को यूज करना है जो कि क्वांटिटेटिवली ह्यूमिक एसिड को कोल में से एक्सट्रैक्शन के बाद उसको क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर सके। गॉट इट? समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके ओके, तो अब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू के लिए हम कंडक्ट रिसर्च टू डिटरमिन इफ द एनालिसिस हैज बीन परफॉर्म्ड बिफोर। तो ये बात कि अगर ऑलरेडी कोई डेवलप हुआ है तो हम उसको देख लेंगे क्वांटिटेटिवली, और सैंपल मैट्रिसेस भी। अब ये भी देखना है कि सैंपल भी हमारा, देखें अब ह्यूमिक एसिड को हम सॉइल से भी कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट, हम उसको ऑर्गेनिक वेस्ट से, जो आपकी वेजिटेबल वेस्ट है, जो आपकी एग्रो वेस्ट है, जो राइस हस्क बच जाते हैं, जो आपका व्हीट हस्क बच जाता है, उस सारे में से हम उसको निकाल सकते हैं। आपने स्पेसिफिकली वो देखना है कि जिसमें कोल को यूज किया गया है। तो रिसोर्सेज टू कंसल्ट, अब कंसल्ट करने के लिए, लिटरेचर को रिव्यू करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके पास? वेरी फर्स्ट इंटरनेट है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अगर आप फार्मास्यूटिकल पे, अगर आपने उस ह्यूमिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना है और एनालाइज करना है फॉर द यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ मेडिसिन, क्लिनिकल केमिस्ट्री के लिए यूज करना है, तो फिर आपको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी का लिटरेचर सर्वे करना पड़ेगा। एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, इसका भी आप, क्योंकि ये ड्रग है तो इसलिए आप उसमें भी उसका जो लिटरेचर है उसको भी एनालाइज कर सकते हो। ईपीए क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू अगर आपने ये देखना है कि आया ये कोल इस काबिल है कि ये जब इसे बर्न किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड कितनी अमिट हो रही है, लेकिन अभी जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया है उसमें ये फॉल नहीं करता, इसलिए अभी हम इसको निगलेक्ट करेंगे। ICH क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। जो मेथड हमने फाइनलाइज किया है, आया वो इससे पास है या नहीं है। इस तरह ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से ICH भी है, इसने भी कुछ मेथड्स को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि कौन कौन से मेथड कौन से हैं वो हम ले सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेथड टू कैरी ऑन द एनालिसिस।
colleagues, आपके जो एक्सपर्ट कोलीग्स, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल जर्नल्स एंड मीटिंग्स में आप आपस में डिस्कस करके भी मेथड्स को लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हमारे पास बेटर रिजल्ट्स आए और वो स्टैंडर्ड को मीट करते हो। कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नोट्स भी आप ले सकते हो कि जो आपके पास ऑलरेडी आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें जो उसको जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उसको यूज करना है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सब को फॉलो ऑन करके आप अपना एक लिटरेचर रिव्यू करोगे। और लिटरेचर रिव्यू की बेस पर आपने क्या करना है, सिलेक्ट एन अप्रोच। लिटरेचर रिव्यू की बेस पर आपने अप्रोच को सिलेक्ट करना है कि आपके पास आप इनमें से अवेलेबल मेथड में से आपने कौन सा मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो चूज अ स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर द एनालिसिस ऑन सिमिलर मटेरियल। आपने वही मेथड आपने उसको जो सा है वो रेफरेंस देना है कि ये मेथड मैं यूज कर रहा हूँ जिसमें कि उस और वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो किसी रेप्यूटेबल जर्नल में कि ये मेथड इस ईयर में इसने मेंशन किया था। गुड प्रैक्टिस टू बिगिन मेथड डेवलपमेंट विद द स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड एंड मेक स्लाइट मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट एज नीडेड। बेस्ट वे वो कहता है कि ये कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मेथड है हम उससे पहले अपने एनालिसिस को करके देखें, अगर उसके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते, अगर मॉडिफाई करना है तो फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर स्लाइड चेंजेस करके उसके रिजल्ट्स को स्टडी करोगे। इफ अ स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड इज नॉट अवेलेबल then it may be necessary to develop a new test method। फिर आपने अपने देन आप अपने न्यू मेथड्स के लिए उसको यूज करके उसको डेवलप करोगे और उसके ऊपर सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे। तो सिलेक्ट एन अप्रोच, आपने अप्रोच को सेट कर लेना है। अप्रोच को सेट करने के बाद आपने मेथड को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन में क्या फर्क है, मेथड डेवलपमेंट के बाद आपने फाइनल कर लिया और फाइनल करने के बाद ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या, हमने देखना है कि मैक्सिमम कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो उस मेथड पे अफेक्ट कर रहे हैं। सपोज मैंने भी ह्यूमिक एसिड का जिक्र किया, ह्यूमिक एसिड कौन सा है, वो एक ब्लैक कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एमोर्फस सॉल्यूशन उसका होता है। तो ऑर्गेनिक है तो वाटर में टोटली सॉल्युबल नहीं होगा, हम उसका स्लाइड सा क्योंकि वो एसिड है, ह्यूमिक एसिड नाम से शो हो रहा है, तो हमें उसके लिए बेसिक जो सॉल्वेंट है वो बेसिक सा होगा। तो हम वेरी डाइल्यूट 0.02 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। तो आप सॉल्वेंट अब आइदर वो जो उसकी सॉल्युबलाइजेशन, हमने उसके लिए टेक्निक हमारे पास जो हमने लिटरेचर सारा कलेक्ट किया उसने हमें ये बताया कि जो ह्यूमिक एसिड है इसको आप यूवी विजिबल, क्योंकि ये कलर्ड सोल्यूशन बनता है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, उसकी एब्जॉर्प्शन को आप यूज करके उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हो। आपको पता है ना, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल एप्सिलॉन सीएल, कि एब्जॉर्प्शन जो सी है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो चूंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बल्कि विजिबल रीजन को एक सिंपल कलरीमीटर जो हर लैब में मौजूद होगा, तो कलरीमीटर को भी आप यूज करके आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो आपने अब, लेकिन अब बेसिक कंडीशन क्या है कि वाटर में डायरेक्टली वो सोल्युबल नहीं होगा, उसके लिए आपको उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट वेरिएबल क्या हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने परसेंट सोल्यूशन का जो है किस रेंज तक वो उसको सोल्युबलाइज करता है, आया 0.005%, 0.05 और 0.5%। तो ये फुल रेंज को हमने कवर करना है। तो वेरी फर्स्ट दिस इज अगेन अ बिग स्टडी कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की किस कंसंट्रेशन रेंज तक आप जो है वो कलरीमीटर को यूज करके या यूवी विजिबल को यूज करके आप ह्यूमिक एसिड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो फॉलोइंग द बियर-लैम्बर्ट लॉ। तो ये दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो क्रिटिकल टेस्ट पैरामीटर में क्या है कि वो वेरिएबल्स जो इस टेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं need to be identified and evaluated through experiments designed to determine a suitable operating range for each one। अच्छा, एक मैंने कह दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है। सेकंड पैरामीटर जो इसमें आ सकता है वो टेम्परेचर, हाँ इधर किस टेम्परेचर पर अगर हम उसको इसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, तो अब हमारे पास टेम्परेचर इज अनदर वेरिएबल।
टेम्परेचर के बाद थर्ड वेरिएबल पीएच, पीएच किस पीएच की रेंज तक हमारे पास पीएच कौन सी है, वो बेसिक सपोज वो 5 से 5 6 7 8 9 10 11 किस पीएच की रेंज तक हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्लियर रहता है और उसके जो रिजल्ट हैं वो ठीक आते रहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंट वेरिएबल्स, और हर वेरिएबल के लिए भी आपके पास कि आपने उसकी रेंज, आप रेंज के बाद उसके देखें अब क्या है कि एक तरीका ये है कि आपने फुल रेंज स्टडी कर ली है किस चीज की, पहले आपने कंसंट्रेशन की फुल रेंज, आपने कंसंट्रेशन सपोज आपने कहा कि मैंने ब्लैंक 0 प्योर वाटर से लेके तो मैंने 1 जो है ppm या 1% सोल्यूशन तक की रेंज को कवर कर लिया, ठीक है कि 0.5 0.25 0.75 और 1, दीज आर द 4-5 डिफरेंट रेंजेस जो कि कवर कर रही है 0 से लेकर 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को। तो आपने इसमें से एक चूज कर ली कि सपोज 0.75% का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जो रिजल्ट्स है वो मैक्सिमम हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन आती है, तो हमने इस पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर लिया। अगला पैरामीटर क्या था हमारे पास, टेम्परेचर, आया रूम टेम्परेचर पर आइदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड 40 50 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर मैं हीट करती हूँ और फिर मैं उसको एनालाइज करती हूँ तो फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सपोज वो आपके पास 30 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपके पास ऑप्टिमाइज टेम्परेचर है। उसके बाद क्या आ गया थर्ड पैरामीटर पीएच का, कि आपने पीएच स्टडी कर ली कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 8 पीएच तक आपने 5 5.5 6 6.5 7 7.5। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके पास एक पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया 5 जो 5 सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप 5 को अपने ट्रिप्लीकेट में करना है तो यू हैव टू सेट द 15 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। 15 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास क्या आता है, आपने उसमें से 15 करने के बाद एक कंडीशन को चूज कर लिया, फिर अगेन वही आपके पास 5 टेम्परेचर है, 5 टेम्परेचर को आप जब करोगे ट्रिप्लीकेट में लगाओगे तो अगेन 5 3 are 15, तो अगेन 15 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप कैरी आउट करोगे। फिर आप उसके पास यानी कि दिस विल गिव यू द 15 + 15 + 15, तो आपके पास ये 3 पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज होंगे। तो दिस इज द सिंगल, जिसे हम कहते हैं कि वन फैक्टर को हम एट वन टाइम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकली वेरी जो से स्मार्ट और मॉडर्न डिजाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होते जा रहे हैं, और हम उनको यूज करके अपने सिस्टम को, ऑप्टिमाइजेशन के सिस्टम को मोर जो सा वो है आप कह सकते हो कि डिटेल्ड और स्टैटिस्टिकली साउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्टोरियल डिजाइन आजकल बहुत नॉर्मली यूज होता है, हर थीसिस में यूज होता है। फिक्टोरियल डिजाइन को हम यूज कर सकते हैं, या आजकल रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी यूज हो रही है, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं हम, या हमारे पास फुल हम लेकिन उसमें फिर क्या हो जाएगा कि आपके पास आपको एक्सपेरिमेंट की पैरामीटर्स को एनालाइज करने के लिए उसकी आप मैक्सिमम, चलिए मैं आगे डिटेल से डिस्कस करती हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फुल फिक्टोरियल डिजाइन, या आपने उसमें रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी ऐड कर ली, या आपने उसमें YATS टेक्निक ऐड कर ली। तो आपने एक्सपेरिमेंट को पहले डिजाइन कर लेना है, किस किस वेरिएबल्स को आपने स्टडी कर लिया है। दिस विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑप्टिमाइज द मेथड, जिसकी वजह से आपके क्या हो जाएंगे कि जो ऑपरेटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंटली जो अफेक्ट करते हैं आपके रिजल्ट्स को, उनको हम ऑप्टिमाइज कर देंगे। गॉट इट? Yes, ma'am. इधर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोले। चले मैं फिर आगे चलती हूँ। मेथड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी डॉक्यूमेंटेड। क्या आपने जो सारा काम किया है इसको मैं एक दफा दोबारा, मेथड ऑप्टिमाइज द मेथड इज अ क्रिटिकल टेस्ट पैरामीटर एंड इट वाज डिफाइंड एज द ऑपरेटिंग फैक्टर दैट व्हेन वेरीड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिजल्ट। वो पैरामीटर्स जब उनको हम चेंज करते हैं तो उससे रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है। तो हमने यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि इस टेम्परेचर पर, इस pH पर एंड एट दिस कंसंट्रेशन रेंज जो से है वो ये मेथड जो सा है वो हाईली जो सा है वो रिजल्ट्स शो करेगा विद हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो मेथड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी डॉक्यूमेंटेड। इसको आपने अगेन जो भी आपने मेथड डेवलप किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने का तरीका क्या है, पहले तो ये कि आप उसको एक जर्नल में पब्लिकेशन, जो इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है, हाईली रिप्यूटेड जर्नल है, आप उसको उसमें अपनी पब्लिकेशन कराओ। अच्छा, और भी अगर उसको आपने साउंड करना है तो फिर आपके पास क्या होता है कि आप उसका
ये हम इसका कहते हैं कि हम इसके जो है उसकी कॉपीराइट्स ले लेते हैं, कॉपीराइट ले लेते हैं, फिर हम उसको इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मेथड। फिर फाइनलाइज द मेथड। फाइनलाइज करने के लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन तक रहना जरूरी नहीं है, बल्कि फाइनलाइजेशन के लिए आपके पास फिर आ जाता है कि आपने उसको वैलिडेट भी करना है। ठीक है ना, तो फाइनल स्टेप इन द मेथड डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू evaluate एक्चुअल सैंपल बाय द न्यू और improved स्टैंडर्ड मेथड, confirming the suitability of for use, evaluate sample at the upper and the lower limit, a comparison of the results generating using control sample. मेथड फाइनलाइजेशन के लिए हम अनदर टर्म हमने यूज करनी है वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन, कि हम उसको रेफरेंस मटेरियल अपने मेथड को, एक हमारे पास सैंपल है जिसको हमने कोल सैंपल यूज किया, एक हमारे पास रेफरेंस कोल भी होगा। रेफरेंस कोल उसमें हम देखेंगे कि हमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि इतने परसेंट ह्यूमिक एसिड मौजूद है, हम देखेंगे कि हमारे मेथड से भी उतनी परसेंट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो दिस इज वन मेथड फॉर द वैलिडेशन। अनदर मेथड क्या है कि हमने उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स, हमने पीएच को स्टडी किया, टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को, हमने कहा कि 5 से लेके 8 पीएच तक अपर और लोअर लिमिट पे एवेलुएट करेंगे कि दोनों में हमेशा हर दफा 10 टाइम जब हम करते हैं तो रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर जो सा है वो 30 से लेके हमने किया, रूम टेम्परेचर 25 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रिजल्ट्स हर दफा सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो एवेलुएट करना है उसको अपर और लोअर लिमिट में। दिस इज द वन वे, अनदर वे ऑफ वैलिडेशन, ऑफ वैलिडेट द मेथड दैट वाज डेवलप्ड। ठीक है, तो फाइनलाइज मेथड करेंगे बाय वैलिडेशन। वैलिडेशन को हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। तो हियर वी विल कंप्लीट नाउ द ऑप्टिमाइजेशन डिजाइन। ऑप्टिमाइजेशन डिजाइन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन डिजाइन आपके पास है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो आपने प्लान किया है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज अ फॉर्मल मैथमेटिकल मेथड फॉर सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड कंडक्टिंग scientific studies that change experimental variable together in order to determine the effect of a given response। कि आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसको जिस तरह सपोज मैं इसको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपके पास चाहती हूँ, ये सपोज, सो दिस इज अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंट वेरिएबल है, पीएच है, कांटेक्ट टाइम है कि मैंने कितने टाइम के लिए उसके साथ उसको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है उसके साथ मैंने उसको 4 घंटे के लिए रखना है, 8 घंटे के लिए रखना है, या मैंने उसको 60 मिनट टाइम दिया, सेकंड्स दिया है। और ये माइक्रोवेव के थ्रू उसके टाइम है, क्योंकि माइक्रोवेव की एनर्जी ज्यादा होती है, तो 60 सेकंड के लिए मैंने उसको कांटेक्ट किया है माइक्रोवेव के साथ कोल सैंपल को। ये 120 सेकंड के लिए कोल सैंपल को कांटेक्ट टाइम दिया है माइक्रोवेव एनर्जी के साथ, और ये 180 सेकंड के लिए माइक्रोवेव एनर्जी के साथ मैंने कांटेक्ट टाइम दिया है। और को सॉल्वेंट, अब यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट एक तो यूज किया ना, हमने कहा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया, बेस यूज करके साथ में एक अनदर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज किया। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम 0.05 से लेकर 0.5 जो है ना मोलर सोल्यूशन मैंने उसके साथ ऐड किया। तो ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनका लो लेवल, मिनिमम लेवल मैंने उससे कहा कि इस लेवल पर हमने इसको स्टडी किया, और दिस इज द हाई लेवल, मैक्सिमम लेवल, और दिस इज 0.5 और 1.5 के दरमियान, दिस इज द बेस लेवल। इन इसका मतलब है कि ये 9 मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स मिनिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी तक मैंने इस 3 वेरिएबल्स को ह्यूमिक एसिड की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया। ये याट्स टेक्निक को फॉलो किया। अब कितने ट्रायल्स मैंने लगाए कि अब एक तो ये है कि मैं इन तीनों को 3 टाइम्स करूं, फिर 3 टाइम्स करूं, फिर 3 टाइम्स करूं, और सेकंड क्या है, याट्स टेक्निक में क्या है कि मैं एट अ टाइम एक्सपेरिमेंट से मेरे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कम हो जाएंगे, और मेरे पास रिजल्ट्स कैसे आएंगे? विद अ ग्रेट डिफरेंस। ये नहीं होगा कि मैंने 0.5 का यूज किया, अगले में 1 का किया, बाकी सब दो चीजों को कांस्टेंट रखा है, तो रिजल्ट्स विल बी वेरी क्लोज। तो इसमें मुझे उसको इंटरप्रेट करने में मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको याट्स टेक्निक के थ्रू इसको मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इसकी डिजाइन किया, तो अब उसने मुझे कहा कि वेरी फर्स्ट ट्रायल में आप जो आपने 3 वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं, सिर्फ उनकी मिनिमम रेंज को ले लें। ठीक है, तो मिनिमम रेंज इसको मैंने दिया है फिक्टिशियस जो दिया है वो लो लेवल के लिए -1, बेस लेवल के लिए 0 का लेवल, और हाई लेवल के लिए +1। तो -1 ये 3 वेरिएबल्स हैं। इसको मैंने कहा x1 कोड कर दिया, इसको x2 कोड कर दिया, और इसको x3 कोड कर दिया। तो x1, x2, x3 ये 3 वेरिएबल्स हैं। दिस इज द pH, दिस इज द कांटेक्ट टाइम, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ
को सॉल्वेंट। तो पहला जो मैंने एक्सपेरिमेंट रन करना है वो किस पे करना है कि तीनों वेरिएबल्स की मिनिमम वैल्यूज लेनी है। मैंने अपनी फ्लास्क के अंदर जो कोल डालना है उसको फिर 0.5 pH पर 60 सेकेंड के लिए 0.05% जौन सा है मैंने मोलर को सॉल्वेंट यूज करके मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को रन किया। तो मेरे पास ह्यूमिक एसिड की ये यील्ड आ गई। क्या ह्यूमिक एसिड की ये यील्ड आने के बाद एक फुल्विक एसिड की यील्ड, दो पैरामीटर्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। और ये यील्ड परसेंटेज कैलकुलेट की है, किससे की है हमने, ये A4/A6 के 400 नैनोमीटर पे और 600 नैनोमीटर पे मैंने एब्जॉर्प्शन स्टडी की, उसने सैंपल, ठीक है, जिसकी बेस पर मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। 1.22 पे एब्जॉर्प्शन, ये मैंने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करके एब्जॉर्प्शन को नोट किया A4/A6 पर। तो मेरे पास ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिजाइन किया येट्स टेक्निक को, कि मैंने मिनिमम जो वैल्यूज लेवल रखे हैं उसके ऊपर स्टडी किया। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट था हमारे पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू पुट की, और जो X2 और X3 था उसका मिनिमम वैल्यू पुट किया, ठीक है ना। तो -1। अब ये जो फ्लास्क है इसमें इसकी मैक्सिमम, अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि हमने देखना है कि मैक्सिमम पीएच का क्या इफेक्ट हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट ये डिजाइन कर रहा है कि मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन अवर एक्सपेरिमेंट क्या है। तो अब जो रिजल्ट आएंगे वो बताएगा कि पीएच इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या आ गया कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, थर्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में -1 कि जो मेरा फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल है, जो फर्स्ट और थर्ड वेरिएबल है इसके लिए मैंने मिनिमम वैल्यू फर्स्ट और थर्ड, मिनिमम वैल्यू और जो मेरे पास X2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। अब मैंने इस फ्लास्क में इसको 0.5 pH पर और 0.05 कंसंट्रेशन पर और यहाँ पे 180 सेकंड के लिए ट्रीट करना है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मुझे मैक्सिमम इफेक्ट बताएगा कि जो मेरे टाइम का इफेक्ट है मेरे एक्सपेरिमेंट पर वो क्या है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से AB, फिर आ गया AB का इफेक्ट। अब ये दोनों का क्रॉस इफेक्ट, यानी कि दोनों का इकट्ठा इफेक्ट क्या आ रहा है, AB का क्या इफेक्ट है जब दोनों को हमने पहले हमने एक को मैक्सिमम करके देखा, अब कंबाइंड वेरिएबल का क्या इफेक्ट है जब मेरे पास X1 जो pH थी वो भी मैक्सिमम हो और जब मेरे पास जो कॉन्टैक्ट टाइम था वो भी मैक्सिमम हो। तो अब रिजल्ट बेटर हो गए, 32 आ गया। ये इसका मतलब है कि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, -1। ये इसको मैं अभी ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने पे मुझे पता चलेगा कि आइदर तीनों वेरिएबल्स का सेम वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं या कोई वेरिएबल है जिसको मैं निग्लेक्ट भी कर सकती हूँ फॉर माय फर्दर स्टडी। तो सी में क्या देखा, यहाँ पे सी जो है वो मैक्सिमम स्टडी कर रहा है कि X3 का लेवल, को सॉल्वेंट का इफेक्ट स्टडी कर रहा है। बाकी दो को वो कौन सा है वो डोरमेंट नहीं कर रहा बल्कि उसको सप्रेस कर रहा है उनके इफेक्ट को। फिर AC क्या देख रहा है, AB हमने देख लिया कि दोनों का वेरिएबल का क्या इफेक्ट है। AC में AC का क्या इफेक्ट आ रहा है, जो A था हमारे पास A फैक्टर था वो क्या था हमारे पास, दोनों यानी कि X1 को भी हमने मैक्सिमम रखा और C क्या है आपके पास, दिस इज द X3 0.5। इन दोनों को जब हम मैक्सिमम देख रखेंगे तो अब इसको हमने सप्रेस कर दिया, तो अब हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। तो A B C तीनों वेरिएबल्स अगर जब मैक्सिमम पोजीशन पे आते हैं तो आपके पास ये BC का भी, यानी कि हमने एक ही एनालिसिस में सिंगल वेरिएबल को करने की बजाय हमने येट्स टेक्निक को अप्लाई किया जिसने तीनों वेरिएबल्स का सिंगल इफेक्ट भी स्टडी कर लिया और उनका कंबाइंड इफेक्ट भी स्टडी कर लिया। एंड इन ओनली आपके पास 8 एक्सपेरिमेंट रन करने पर, ओनली इन कैरिंग ऑन द 8 एक्सपेरिमेंट, 8 को आप 3 जब आप लगाओगे 8 3 24, ओनली 24 एक्सपेरिमेंट जब आपने 24 फ्लास्क आपने लगाई। अब पहले क्या था आपके पास, आपने 45 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने थे, 45 एक्सपेरिमेंट को आपने कंडक्ट करना था। अब वो एक्सपेरिमेंट शॉर्ट होके क्या बन गया, 24 एक्सपेरिमेंट फ्लास्क आपके पास बन गई। इसके लिए क्या होगा, अब क्या फायदा हुआ आपको, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम कम लगा, ठीक है। एक स्टैटिस्टिकली साउंड टेक्निक यूज हो गई जिसने आपको रिजल्ट्स दिए जिनके दरमियान ठीक ठाक, देखें अब ये मैंने A B C C D D C F ये क्या है, ये इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की हुई है। ये स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि जो मैक्सिमम A B C क्या मैक्सिमम A क्या है सबसे पहले आ रहा है, ये रिजल्ट सबसे
साउंड है, सबसे ज्यादा यील्ड दे रहा है। इसके बाद आपके पास बी कौन सा जौन सा सैंपल है वो आपके पास किसके साथ आपके पास रीडिंग जौन सी है वो बी आई है, तो ये आपके पास बी आ रही है। बी और किसी और के साथ बी आया नहीं आया, इसका मतलब है कि ये सी वैल्यू, इसके बाद ये जो कंडीशन है इसके बाद आपके पास वेरी फर्स्ट ऑप्टिमाइज कंडीशन ये होगी जब आप तीनों वेरिएबल्स को इस पोजीशन पे रखो। उसके बाद आपके पास यील्ड की ये आ गई कि ये कंडीशंस पे यील्ड ऐसे होगी। अब ये जो सी है, सी यहाँ पर भी आ रहा है और सी इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका इफेक्ट था सेकंड बी का, जो कि आपके पास क्या था, बी क्या थी हमारे पास, दिस वाज द कांटेक्ट टाइम विद द माइक्रोवेव। और यहाँ पे क्या था, बीसी क्या है कि कांटेक्ट टाइम ऑफ माइक्रोवेव एंड द को सॉल्वेंट, सॉरी एंड द सी क्या था, को सॉल्वेंट। इन तीनों का इफेक्ट सेम है, तीनों के जो अल्फाबेट लिखा हुआ है यहाँ भी सी है और इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट भी सी है। इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये दो वेरिएबल्स का जो स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद आ गया सी, के बाद आ गया डी, ये इससे कम देगा। उसके बाद ई, फिर एफ और जी, ये वो लेवल है जहां पे मिनिमम आपके पास यील्ड आएगी। तो आपको बहुत अच्छे स्टैटिस्टिकली रिजल्ट, साउंड रिजल्ट, सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ अवेलेबल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये दिस इज द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि आपने मेथड डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा डिजाइन यूज करना है, अवेलेबल डिजाइन में से उसके बाद मेथड वैलिडेशन करनी है, और फिर एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चीजें, जैसे भी हमने कहा कि अब हमने देख लिया कि इस एक्सपेरिमेंट में -1, अब हमने फर्दर जो मेथड डेवलपमेंट में इस मेथड में जो ये तीन वेरिएबल्स हैं वो मिनिमम वैल्यू पे यूज नहीं करने, तो ये हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वैल्यूज हो गए। अब आगे डिटेल में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, अभी मैंने आपको साथ में डिस्कस करती गई हूँ, इसको मैं यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये टाइम खत्म होने से पहले आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ऑप्टिमाइजेशन में फिर हमारे पास वन फैक्टर एट अ टाइम, वन स्टेप वाइज, पहले क्या है मेथड डेवलपमेंट करना है यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। पहली अप्रोच क्या है, स्टेप वाइज इंक्रीमेंटल, वन फैक्टर एट अ टाइम। जो मैंने पहले कहा कि पहले मैं सारे पीएच को स्टडी करूंगी, फिर मैं सारे कंसंट्रेशन को, फिर मैं टाइम को, तो ये वन फैक्टर एट अ टाइम हो रहा है। फिर सेकंड क्या है, सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल। ये जो सेकंड मैंने किया है दिस इज द सिस्टमैटिकली स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल। मैंने पहले डिजाइन कर लिया, अपने एक्सपेरिमेंट को कम कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो फाइनली ट्यून हो गए। अब मैं फर्दर जो एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं अपने जो ऑप्टिमाइज कंडीशंस हैं उस पे कर दूंगी, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स और बेहतर होंगे और स्टैटिस्टिकली मैं उनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के काबिल होंगी। तो वन फैक्टर एट अ टाइम क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ वन फैक्टर एंड द वे द टोटल सिस्टम वर्क्स। ठीक है ना, जिस तरह हमने कहा सिर्फ पीएच को हम चेंज करेंगे, बाकी सारे सिस्टम को वैसे ही चलाएंगे। Something not obtainable through testing one factor at a time while holding other factor constant. उस एक्सपेरिमेंट में मुझे टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे उसके कांटेक्ट टाइम के बारे में, को सॉल्वेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे सिर्फ एक इंटरेक्शन जो पीएच का था वो सिर्फ बताएगा कि इसका क्या इफेक्ट है ऑन द डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सेकंड इसका क्या है मेथड, लीनियर मॉडल विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is equal ax plus c। जिस तरह बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल कैसे है कि हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो y है वो क्या है आपके पास, y इज दी आपके पास कंसंट्रेशन आती है, आपने कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है। x क्या है, एब्जॉर्बेंस। आप देखोगे कि एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करेगी तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये लीनियर मॉडल है। अब a और b क्या है, a इंटरसेप्ट होता है, b इंटरसेप्ट होता है, और a जो है वो उसकी स्लोप होती है। आपके पास जो भी मेथड होता है उसमें इसकी स्लोप आएगी, तो स्लोप ये बताएगी कि आपके पास किस रेंज तक आपके पास लीनियर जो है वो मोड चलता है और किस कंसंट्रेशन पे जाके वो लीनियर इफेक्ट नहीं देता। इन दिस मॉडल y and x आर द मेजर्ड इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक को हम डिपेंडेंट कहते हैं और एक को इंडिपेंडेंट, कि जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतनी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दोनों एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट होगा। And A and B are parameters to be determined. A set of data should be taken which covers the desired range of y and x. For example, y could be the measured viscosity of a liquid and x कौन सा है वो क्या है, could be the corresponding measured temperature of the liquid.
या हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी विजिकोसिटी पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दे दी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उसकी एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है। इफ द लाइन विल नॉट फिट द डाटा वेल, ठीक है, अगर वो वेल करेगी तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस जो आपका इंटरवल है वो क्या होगा, वो नियर टू 1 होगा। जो आपका आर वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, वो 1 के करीब होती है। तो इस 99.9 99.98 सॉरी 99 यानी 0.99 या 0.98 होगी